हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। और आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में अपन केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले एरोज़ की बात करने वाले हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एरोज़ केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, उनका क्या मीनिंग है, उनको कहाँ यूज़ करना चाहिए, वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि केमिस्ट्री के तीनों पार्ट यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों पार्ट में इन एरोज़ का यूज़ होता है। और इन एरोज़ को हमने कैटेगराइज किया है रिएक्शन एरोज़, इलेक्ट्रॉन एरोज़ और सम अदर टाइप ऑफ एरोज़ में। जो रिएक्शन एरोज़ हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप के एरोज़ हैं, उसके बाद में अपन उनका डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। गाइज, जो रिएक्शन के एरोज़ हैं जिनको अपन फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं, ये एक एरो है, ये इक्विलिब्रियम एरो होता है। और जो नेक्स्ट एरो मैं बता रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम एरो होता है जिसमें प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। अगेन इसके नीचे वाला भी एक इक्विलिब्रियम एरो है, लेकिन जो रिएक्टेंट के डोमिनेशन को शो करता है। और उसके बाद में एक अपवर्ड एरो है जो कि गैसेस के इवोल्यूशन को शो करता है किसी भी रिएक्शन में। एंड देन एक डाउनवर्ड एरो है जो कि रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बनता है उसको शो करता है। ऑलराइट, अब अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स के एरो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एरो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन को शो करता है। जो अपना फर्स्ट एरो है, ये पर्टिकुलरली एक डबल हेडेड एरो है जिसको यूज़ करते समय अपन ये ध्यान रखेंगे कि जब दो इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो इस तरह के एरो यूज़ करते हैं। इसके जस्ट नीचे वाले एरो ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे एक हेड मिसिंग है। यहाँ का जो एक हेड है वो मिसिंग है। ऑलराइट, ये वाला जो टाइप का एरो है, ये भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इंडिकेट करता है, बट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इसको अपन यूज़ करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद में जो नीचे वाला एरो है, ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर अदर एरोज़ की बात करें तो उसमें जो अपना फर्स्ट एरो है जिसमें दोनों डायरेक्शन में डबल हेड है, ये एरो रेजोनेंस में पर्टिकुलरली दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो नीचे वाला एरो है, ये अपने को डाइपोल मोमेंट को शो करके बताता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये एरो अपने को बताता है। उसके बाद में कुछ ऐसे एरोज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं एरो, ये दोनों सिमिलर एरो हैं, लेकिन एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ऑलराइट, ये अपने को पर्टिकुलरली RS कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। और उसके बाद में जो नीचे वाला एरो है, जो आपको वेव जैसा एक एरो दिख रहा है, ये एरो पर्टिकुलरली अपन हीट या रेडिएशंस जब किसी केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तब ऐसे टाइप के एरो का अपन यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अपन ने 14 टाइप के एरोज़ यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो केमिस्ट्री में रेगुलरली यूज़ होते हैं। इनके बारे में बहुत ही डिटेल में अपन अभी डिस्कशन करने वाले हैं। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का सबसे फर्स्ट एरो, और इस एरो को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एरो। ऑलराइट, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो केमिकल रिएक्शन में अपन एक एरो यूज़ करते हैं कुछ इस टाइप का, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स वन डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा कि जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, जो ए है और बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो बीच में ये मैंने एरो जो यूज़ किया है, ये इंडिकेट करता है कि ए यहाँ पे रिएक्टेंट है और बी यहाँ पे प्रोडक्ट है। ए से बी को बनाया जा सकता है, लेकिन बी से ए को नहीं बनाया जा सकता। ये एरो यहाँ पे रिएक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जैसे मैंने नीचे यहाँ पे एग्जांपल लिया है जिसमें NaCl AgNO3 सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से आपस में रिएक्ट करके AgCl और NaNO3 बना रहे हैं। तो जो मैंने ग्रीन में एरो बनाया है, ये क्या बताएगा? ये अपने को रिएक्शन की डायरेक्शन बताएगा कि NaCl और AgNO3 को अगर रिएक्ट करवाएंगे तो AgCl और NaNO3 ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि AgCl
और NaNO3 को रिएक्ट करवाने पे अपने को NaCl और AgNO3 मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। सो ये एरो अपने को पर्टिकुलरली यही बताता है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, और उससे अपने को पता लग जाएगा कि कौन से तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं और कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। ऑलराइट, सो इस एरो को अपन यूज़ करते हैं, बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एरो। अब अपन नेक्स्ट एरो की बात करते हैं, और ये जो नेक्स्ट एरो है इसका नाम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम एरो। ओके, और उसको कुछ इस तरीके से अपन बनाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में दो एरो हैं और दोनों के पास सिंगल हेड है। ऑलराइट, सो ये पर्टिकुलरली रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को शो करता है, और अपने को ये भी बताता है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है अगर फिजिकल चेंज, अगर कोई आप कंडीशंस में चेंज लाएं या टेम्परेचर में चेंज लाएं या प्रेशर में चेंज लाएं या फिर वॉल्यूम में चेंज लाएं, तो अपन ए को बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बी को ए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को अपन रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, और ये वाला जो साइन है इसको अपन इक्विलिब्रियम एरो भी बोलते हैं। सो ये एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम अपने को बताता है, मतलब कि जब इस टाइप का एरो बनाया जाए जिनकी लेंथ, दोनों एरो की लेंथ अगर इक्वल हो, तो यहाँ पे ए और बी दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल, कंपेरेबली इक्वल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल प्रोडक्ट्स में अपने को मिलेगा। ऑलराइट, अब अगर अपन ये बताना चाहें कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जो थर्ड एरो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो है इक्विलिब्रियम फेवरिंग रिएक्टेंट्स। मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें ऑलमोस्ट अपने पास में जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम नहीं हुए हैं, बहुत थोड़े से ही रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए हैं और C और D प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। बट स्टिल इस इक्विलिब्रियम को भी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में मूव कर सकते हैं बाय चेंजिंग फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। बट दोनों एरो की जो लेंथ है वो ये शो करती है, जैसे आप देखेंगे कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला एरो है, ऊपर वाला एरो, उसकी लेंथ कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्ट का जो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में वो कम होने वाला है। ऑलराइट, सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक और टाइप का इक्विलिब्रियम एरो होना ही चाहिए, जो कि है अपना फोर्थ टाइप का एरो, और इसको अपन बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम फेवरिंग प्रोडक्ट्स। तो अगेन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन है या जो अमाउंट है वो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc या फिर Kp, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और इससे ऊपर वाले इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें जिसमें रिएक्टेंट फेवर कर रहे हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम के लिए Kc और Kp यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा कम होती है। सो ये इक्विलिब्रियम वाले जो एरोज़ हैं इनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है। अब अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरो जिसमें छोटी सी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वो ये द अपवर्ड एरो। वर्टिकली अपवर्ड एरो जब कभी भी शो किया जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है गैसेस के इवोल्यूशन के। ऑलराइट, और इसको हमेशा अपन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में ही यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जैसे फॉर एग्जांपल KClO3 सॉलिड को अपन ने MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 420 केल्विन पे हीट किया, तो ये जो KClO3 है ये ब्रेक डाउन होके KCl और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने ये एरो बताया कि ऑक्सीजन असल में यहाँ पे क्या बनने वाली है, एक गैस बनने वाली है। और ये अपवर्ड एरो क्या शो करता है, गैसेस सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में लाइट होती हैं, इसलिए वो ऊपर मूव कर जाती हैं, लाइटर होती हैं वो ऊपर मूव कर जाती हैं। और इसी के इंडिकेशन के लिए अपन ने एक अपवर्ड एरो यूज़ किया है। और ध्यान ये रखना है कि इसको हमेशा अपने को कौन सी साइड यूज़ करना है, प्रोडक्ट के साइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जिसमें CaCO3 को हीट किया गया, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस में कन्वर्ट हुआ।
तो CO2 गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने इसके बगल में एक वर्टिकल एरो यूज़ किया है। ऑलराइट, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वर्टिकल या अपवर्ड एरो के लिए। दिस इंडिकेट्स इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो ये जो एरो है ये डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए, ये एरो क्या होना चाहिए, अपवर्ड, जो कि गैसेस के फॉर्मेशन या इवोल्यूशन को शो करता है। सेकेंड पॉइंट, ओनली अपीयर्स ऑन प्रोडक्ट साइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न नेक्स्ट टू द गैसियस प्रोडक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट के लिए ही यूज़ होता है, गैसियस रिएक्टेंट्स होंगे वहाँ पे इसको अपन यूज़ नहीं कर सकते। सो गाइस, जैसे एक अपवर्ड एरो होता है, वर्टिकली अपवर्ड एरो, वैसे ही एक डाउनवर्ड एरो भी होता है। और ये जो डाउनवर्ड एरो है ये अपने को क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। और ये भी किधर यूज़ करेंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट साइड में ही इसको यूज़ करने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड कंपाउंड बनता है, गैसियस रिएक्शन या लिक्विड रिएक्शन में एक सॉलिड कंपाउंड बनता है, उसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ऑलराइट, और जो प्रेसिपिटेट होता है वो सॉलिड होता है, तो अपने जो रिएक्शन मिक्सचर होगा, जहाँ पे रिएक्शन चल रही होगी, उस रिएक्शन में कुछ भी अगर सॉलिड बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो सॉलिड कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, बिकॉज ऑफ इट्स हाइयर। जैसे सॉलिड होते हैं तो सॉलिड लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं। और इसीलिए अपन ने एक डाउनवर्ड एरो यूज़ किया है। ऑलराइट, सो जो रिएक्शन है इसमें CaHCO3 ट्वाइस और CaOH ट्वाइस, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और CaCO3 बना रहे हैं, जो कि असल में यहाँ पे प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है। और इसको इंडिकेट करने के लिए अपन ने क्या लिखा, एक डाउनवर्ड एरो। सो आई थिंक ये डाउनवर्ड एरो भी आपको क्लियर हो चुका है। अब अपन आते हैं अपने 7th टाइप के एरो में, जिसको अपन बोलते हैं कर्व्ड एरो या फिर कर्ली एरो। ओके, सो ये क्या इंडिकेट करेगा अपने को, इट यूज टू इंडिकेट मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये पर्टिकुलरली और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ये यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन अपने को बतानी होती है, जब अपन किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना चाहते हैं तब। और जब उस रिएक्शन मैकेनिज्म में कभी भी कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाते हैं, तो अपन ये डबल हेडेड कर्व्ड एरो यूज़ करते हैं, डबल हेडेड कर्व एरो। और ये डबल हेडेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहेंगे। सो जैसे मैंने बोला कि जो डबल हेडेड एरो है, ये आपके सामने जो डबल हेडेड एरो बनाया गया है, ये अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, लेट्स सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे उस डायरेक्शन से ये फ्लो होना चाहेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस होंगे या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, या फिर बोले जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सो इलेक्ट्रॉन जहाँ से एक्सिस में होंगे वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया की तरफ मूव करेंगे, और इसी फ्लो ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपन इस कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से अगर अपने को समझना है तो अपने को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हों डोनेट करने के लिए, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हों, एक्सिस में हों। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ऑलराइट, सो जो न्यूक्लियोफाइल का एक्सिस इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ मूव करना चाहेगा ऑटोमेटिकली, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो ये जो मैंने एरो यहाँ पे बनाया है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस गोले के, ये किधर मूव करना चाहेंगे, ये इस डायरेक्शन में ये मूव करना चाहेंगे। सो दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। और इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अपना एरो हो जाता है। इसको अपन एक रिएक्शन मैकेनिज्म में समझते हैं। लेट्स सपोज अपने सामने ये एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें ईथीन को H+ से रिएक्ट करवा के CH3CH2+ बना है।
अब अगर कोई अपने को बोलता है कि यहाँ पे अपने को मैकेनिज़्म बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे बना होगा, तो इसके मैकेनिज़्म के लिए क्या किया जाए। मैकेनिज़्म के लिए अपन देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो किस डायरेक्शन में हुआ होगा। सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है जो ईथीन है, यहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। सो पाई बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से किस पे जा सकते हैं, H प्लस पे, क्योंकि देखिए H प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसी वजह से पाई बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स CH2 यानी ये ईथीन से मूव करके H प्लस पे चले गए। ऑलराइट, सो अपन ने इलेक्ट्रॉन की मूव की डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दी। तो देखिए ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और नेक्स्ट बॉन्ड किससे बन जाएगा, H प्लस से। तो अपना जो कंपाउंड है वो आपके सामने आ चुका है। सो ये जो डबल हेडेड एरो है ये दो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इंडिकेट करता है और बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आज के डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट एरो यही है। इसके जैसा ही एक एरो है जिसको अपन बोलते हैं फिश हुक एरो। फिश हुक एरो में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल हेड होता है, डबल हेड नहीं होता है। अब देखिए सिंगल हेड होगा फिश हुक एरो। मछली पकड़ने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये कुछ वैसा ही दिखाई देता है और इसीलिए इसका नाम लॉजिकली फिश हुक एरो लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सिंगल हेड है इसलिए ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये शो करने वाला है जिसको अपन बोल रहे हैं फिश हुक एरो। और ये पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है रेडिकल रिएक्शन में, फ्री रेडिकल रिएक्शन में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और Cl और Cl आपस में जुड़े हुए हैं और बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसका होमोलिटिक क्लीवेज किया जाए, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग किया जाए एग्जैक्टली बीच में से, तो ये जो क्लोरीन का इधर वाला इलेक्ट्रॉन है ये राइट वाले क्लोरीन के पास आएगा और लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले क्लोरीन के पास आ जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को यहाँ पे मैंने शो किया सिंगल हेडेड एरो से। सो हमेशा ध्यान में रखना, एक इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो सिंगल हेडेड एरो, ये आप ऐसे ही बना सकते हैं या फिर ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एरो कैसा होता है अपना, डबल हेडेड कर्वी एरो। ओके, अब अपन नेक्स्ट एरो में बात करते हैं, द मिड हेड एरो। अब ये जो मिड हेड एरो है ये थोड़ा सा स्पेशल है। ये क्या इंडिकेट करता है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो ये इंडिकेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को या फिर बॉन्ड पोलराइजेशन को। बॉन्ड जब पोलराइज हो जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब अपन इस तरीके का मिड हेड एरो यूज़ करते हैं। और ये जो मिड हेड एरो है असल में ये एरो नहीं है, ये सिर्फ एक हेड है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जो मॉलिक्यूल बनाया है CH3 और Cl, देखिए ये जो मैंने बीच में लाइन बनाई है ये असल में बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में। बट सिंस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन ये जो बॉन्ड पेयर हैं दो, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसकी वजह से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, वो क्लोरीन के पास में शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा एक क्लोरीन के पास में चले जाएंगे। और इसी शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और ये किस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में ये शिफ्ट हुए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन बॉन्ड के बीच में एक ऐसा एरो बना देते हैं। सो ये पर्टिकुलरली एक एरो नहीं है, ये एक बॉन्ड के ऊपर बनाया गया डबल हेड है। ऑलराइट, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट को या फिर बॉन्ड पोलराइजेशन को। तो बॉन्ड पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स दो एटम के जस्ट बीच में नहीं होके किसी एक एटम के पास शिफ्टेड हैं तो उससे एक एटम के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, एक के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी को अपन शो करते हैं इस
मिड हेड एरो से। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट में अपन इसको यूज़ करते हैं। अब अपना आता है रेजोनेंस एरो। सो रेजोनेंस एरो बहुत ही सिंपल एरो है। ये दोनों साइड इस एरो में डबल हेड होते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक कंपाउंड के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को। सो आपके सामने बेंजीन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए गए और सिंस ये एक ही कंपाउंड यानी बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, इसको बताने के लिए ये वाला एरो इन दोनों के जस्ट बीच में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अपने पास लेट्स सपोज ये एक और मॉलिक्यूल का अपने पास दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, तो इन दोनों को इंडिकेट करने के लिए ये कि एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, इनके बीच में एक इस तरीके का एरो बनाया गया। इसको अपन बोल रहे हैं रेजोनेंस एरो। इसमें जो हेड हैं वो दोनों तरफ होते हैं। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं द डाइपोल मोमेंट एरो पे। ओके, सो डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल या किसी मॉलिक्यूल में कब प्रोड्यूस होता है, जब उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलराइज हो जाते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है और इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन के डायरेक्शन में। और इस वजह से यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा जो कि शो किया जाता है इस स्पेशल टाइप के एरो से। और ये जो एरो की डायरेक्शन है ये डिसाइड की जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये एरो स्टार्ट हुआ हाइड्रोजन से और ये इसका एंड हुआ क्लोरीन पे। ये जो एरो की टेल है अगर आपको देख पा रहे हैं तो ये कैसी दिख रही है, ऑलमोस्ट एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो इसको ये याद रखने का एक तरीका है कि जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है से जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में इस एरो को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो अपना डाइपोल मोमेंट एरो है, ये डाइपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन को शो करता है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट 12th इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग एन ऑर्बिटल। सो गाइस जैसे लेट्स सपोज अपने पास एक एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो लिखी जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p4। ये मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब 1s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में किस तरीके से रहेंगे उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक इंडिकेटर डायग्राम ऑर्बिटल्स का। तो लेट्स सपोज ये अपना 1s ऑर्बिटल है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनको अपन कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ऑलराइट, इसको शो करने का एक और तरीका भी है बट उसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता है। जैसे 1s ऑर्बिटल को अपन ऊपर की तरफ पॉइंटेड डबल हेड एरो और नीचे की तरफ पॉइंटेड डबल हेड एरो ऐसे भी लिख सकते हैं। बट सिंस ये वाला जो ऊपर वाला जो नोटेशन है वो ज़्यादा यूज़ होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन है दो एरोज़ की, ये बताती है अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता चला इस डबल एरो से, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हैं वो पता चला इनके अपोजिट डायरेक्शन से। अब अगर 2s ऑर्बिटल बनाया जाए तो 2s ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं विथ अपोजिट स्पिन। अब अगर 2p ऑर्बिटल बनाया जाए तो 2p में पर्टिकुलरली 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल होता है 2px, एक होता है 2py और एक होता है 2pz। सो 2p ऑर्बिटल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपन कुछ इस तरीके से फिल करते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और याद रखें कि जो अपोजिट डायरेक्शन है इन एरोज़ की वो रिप्रेजेंट करता है अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब भी किसी एक डब्बे में जो कि एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा उसमें दो अपने को अपोजिट डायरेक्शन वाले एरो मिलेंगे तो अपन बोलेंगे कि इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं विथ अपोजिट स्पिन। ओके,
अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एरोज, ये वाले जो एरोज होते हैं ये पर्टिकुलरली यूज़ किए जाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरो असाइन किए जाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपन उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि वो आर है या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरोज यूज़ किए जाते हैं। ओके, जो एंटी क्लॉकवाइज एरो है वो एस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है और जो क्लॉकवाइज एरो है वो आर कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे मैंने बोला कि ये एरो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए ही काम में लिए जाते हैं। सो जो फर्स्ट वाला अपना मॉलिक्यूल है, इसमें जो सेंटर में एक कार्बन है, उस कार्बन से एक इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक मिथाइल कनेक्टेड है, एक ब्रोमीन कनेक्टेड है। इन चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग के प्रायोरिटी रूल से। उसके बाद में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है, ये एरो वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी है ब्रोमीन की। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप से स्टार्ट होके ख़त्म होता है जिस ग्रुप की लोवेस्ट प्रायोरिटी हो। और ये अगर इस तरीके से जो एरो बन रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उस मॉलिक्यूल को अपन बोलेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है एस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जैसे इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो जब अपने रूल्स अप्लाई किए, कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग रूल्स, तब अपने को पता चला OH हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, मिथाइल लोवेस्ट प्रायोरिटी का है, और इसलिए अपन ने ये वाला जो एरो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोवेस्ट प्रायोरिटी। और जब क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या बोल देंगे, दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर्वी एरोज हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री की आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है, ये बताने के लिए काम में लेते हैं। अब अपन सबसे लास्ट एरो में आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज़ नॉन एज द वेवी एरो। मतलब ऐसे वेव करता हुआ एक एरो जब अपन बनाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे या तो कोई फोटोन इंसिडेंट हो रहा है या फिर ये रिलीज़ हो रहा है। मतलब ये जो वेवी एरो है ये एनर्जी के एब्जॉर्प्शन या एनर्जी के रिलीज़ को शो कर सकता है। लाइट भी एक एनर्जी होती है। सो ये एरो आपको कभी कभी रिएक्शन वाला जो एरो होता है उसके ऊपर लिखा हुआ मिल सकता है, तो अपन ये जानेंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई फोटोन को इंसिडेंट किया गया है। सो गाइस, ये 14 टाइप के एरोज हैं जो आप अपनी केमिस्ट्री में बार बार कहीं ना कहीं इनको आप ज़रूर देखेंगे। और इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि जब भी केमिस्ट्री में एरोज यूज़ किए जाएं तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो एरोज क्यों यूज़ किए गए हैं, उन एरोज का यूज़ करने का जो सेंस है वो क्या है। प्लस ये एरोज अपना बहुत सारा टाइम सेव करते हैं। जब अपन एरोज से इंडिकेट करते हैं किसी भी प्रोसेस को या इलेक्ट्रॉन फ्लो को, तो अपन बहुत सारे वर्ड्स को लिखने से या बोलने से बच सकते हैं। तो केमिस्ट्री में जो एरोज अपन ने डिस्कस किए हैं ये सिंबॉलिक एरोज हैं। ओके, तो ये 14 टाइप के एरोज जो आपके सामने थे, मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो फर्स्ट वाला एरो था वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद में ये जो नेक्स्ट 3 एरोज हैं वो इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस के लिए हैं। ये वाले एरोज ये तीनों इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपवर्ड जो एरो है ये गैसेस के लिए काम में आता है, और जो डाउनवर्ड एरो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के काम में आता है। ये दोनों एरोज हमेशा प्रोडक्ट साइड में यूज़ होते हैं। इसके बाद में अपन इलेक्ट्रॉन वाले एरो में आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरो डबल हेडेड कर्वी एरो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। जो नेक्स्ट एरो है यानी कि फिश हुक एरो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। और
नेक्स्ट एरो इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग को इंडिकेट करता है। यहाँ पे ये एरो बनाते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड के दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, इसलिए क्लोरीन के पास डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में अदर एरोज़ की बात करें तो ये पहला जो एरो है दोनों तरफ से हेड रखता है, ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। और ये जब दो मॉलिक्यूल के बीच में इसको बनाया जाएगा तो अपन ये बोलेंगे कि जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो अपना डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और पॉजिटिव की तरफ ये प्लस वाला एंड रहेगा और नेगेटिव की तरफ डबल हेड रहेंगे। इसके बाद में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिन और इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बताने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन सिंगल हेडेड एरो यूज़ करते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट एरो था वो है RS कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और एट द एंड वेवी एरो जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी एनर्जी के रिलीज और एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करने के लिए। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। सो गाइज दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू लेटर।